हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से प्रॉक्समॉक्स की वर्चुअलाइजेशन को कॉन्फ़िगर किया जाता है। उससे पहले हम वर्चुअलाइजेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होती क्या चीज़ है और कैसे कॉन्फ़िगर होती है। वर्चुअलाइजेशन के लिए आपके पास एक फ़िज़िकल सर्वर होना चाहिए, एक या दो से ज़्यादा फ़िज़िकल सर्वर होने चाहिए जो डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, रैक माउंटेड भी हो सकते हैं। बेहतर ये है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स हों ताकि आप रैट कंट्रोलर वगैरह बना सकें और अपना डेटा वो सिक्योर कर सकें। हम दो पार्टीशन बनाएंगे। एक के अंदर हम जो है प्रॉक्समॉक्स की वर्चुअलाइजेशन को इंस्टॉल करेंगे और दूसरे के अंदर हम वीएम्स इंस्टॉल करेंगे। वीएम्स मीन्स वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स क्या चीज़ होती हैं जिसके ऊपर हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जस्ट लाइक विंडोज़ हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, मैक हो सकती है, एंड्रॉइड के ओएस वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, मेल सर्वर या जो भी आपने इसके ऊपर इंस्टॉल करना है एसक्यूएल वगैरह सर्वर वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 3 to 4 स्टेप्स की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से की जाएगी। ओके, ये हमारा प्रॉक्समॉक्स का एनवायरनमेंट है जिसमें मैं 3 सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं या तीन से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तीन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसकी हाई अवेलेबिलिटी भी कॉन्फ़िगर करनी है। हाई अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है कि लेट्स से अगर इस सर्वर के ऊपर कुछ वीएम्स चल रही हैं और ये सर्वर किसी भी वजह से डाउन हो जाता है, हार्डवेयर फेलियर की वजह से या नेटवर्क फेलियर की वजह से, तो इसकी जो वीएम्स होंगी वो सेकंड वाले सर्वर पे मूव कर जाएंगी। तो ये चीज़ कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा सर्वर होना ज़रूरी है ताकि हमारा नेटवर्क हाई अवेलेबिलिटी के साथ चलता रहे कंटिन्यूसली। स्नैपशॉट्स क्या चीज़ होती हैं? स्नैपशॉट्स होती हैं कि इस सर्वर के ऊपर लेट्स से कोई वीएम्स रन कर रही है और हम चाहते हैं कि इस वीएम्स के ऊपर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टेस्टिंग करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो स्टेट है ये स्टेट हमारी महफूज रहे। अगर हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो हम वापस इसी स्टेज के ऊपर आ जाएं। तो इसके लिए हम स्नैपशॉट लेते हैं और फिर अपनी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। अगर हमारी टेस्टिंग जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो हम अपने स्नैपशॉट को रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज हम इस स्नैपशॉट के ऊपर रोल बैक कर जाते हैं और हमारी जो प्रीवियस स्टेट होती है वो हमें वापस मिल जाती है। उसके बाद हम कुछ बैकअप्स भी लेके देख लेते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन बैकअप्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो वीएम्स वगैरह के बैकअप्स ले सकते हैं और उनको रिस्टोर भी करके देख लेंगे। और फिर एंड में हम वीसैन को भी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि वीसैन क्या चीज़ है और किस तरह से। सबसे पहले हम जो प्रॉक्समॉक्स का वी है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। किसी भी ब्राउज़र पर जाके आप प्रॉक्समॉक्स वी लिखेंगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी और उसकी वेबसाइट से जाके आप आईएसओ को डाउनलोड करेंगे और किसी भी यूएसबी या सीडी रोम पे उसको बर्न करके उससे अपना जो सर्वर है आपका उसको बूट करा लेंगे। मैंने फॉर टाइम सेविंग ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और उस आईएसओ से अपने सर्वर को बूट करा लेता हूँ। बूट कराने के बाद ये उसका फर्स्ट पेज है जो ओपन होता है। इसमें सब जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इंस्टॉल प्रॉक्समॉक्स, तो WEVE सॉरी, उस पर क्लिक करता हूँ और उसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। मैंने वीडियो की टाइम को कम करने के लिए इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो मे बी आपके पास सर्वर के हिसाब से जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें टाइम लग सकता है। इसके एग्रीमेंट को मैं एग्री करता हूँ और उसके बाद यहाँ कुछ हार्ड ड्राइव के ऑप्शन है। यहाँ आपके पास सारी जो आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं वो शो होंगी। पार्टीशन के टाइप्स हैं कुछ, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी पार्टीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव, जैसे मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, दोनों शो हो रही हैं। तो इसकी जो फर्स्ट हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर मैं इंस्टॉलेशन करूँगा और सेकंड वाली को मैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ करूँगा। तो आपके पास भी एक भी हार्ड ड्राइव हो तो उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपने हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करनी है तो आपके पास एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव होना ज़रूरी है। यहाँ मैं अपना कंट्री सेलेक्ट करूँगा, टाइम जोन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ एक पासवर्ड देना होता है जो आपको लॉगिन के दौरान चाहिए होता है, तो मेक श्योर ये आपको पासवर्ड याद रहे। इसके बाद मैं एक ईमेल एड्रेस दे दूँगा, आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो है आप अपने नेटवर्क की सारी कॉन्फ़िगर करेंगे। आपने अपना आईपी एड्रेस देना है
और यहाँ पे होस्ट का नेम लिखना है। मैंने ऑलरेडी 2 होस्ट कॉन्फ़िगर किए हैं, मैं नोड 1 और नोड 2 के नाम से। मैं ऑलरेडी 2 होस्ट कॉन्फ़िगर किए हैं नोड 1 और नोड 2 के नाम से। तो यहाँ पे मैंने node3.atex.enterprises.com के नाम से एक थर्ड होस्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है मैनेजमेंट इंटरफेस, यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा लाइन कार्ड है अपने सर्वर पे तो यहाँ पे वो सारे शो करेगा। तो मेक श्योर जिस पे आप आईपी असाइन कर रहे हैं वही वाला जो नेटवर्क कार्ड है वही आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हो। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करने देना है और इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है।
ओके, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। जैसा कि यहाँ पे दे भी रहा है, जो हमने आईपी असाइन की थी वो सारा यूआरएल और उसकी पोर्ट जो होती है 8006 होती है, HTTPS कॉलन आईपी एड्रेस और फिर 800 इसकी पोर्ट है। उसके बाद आपने इसका जो मीडिया है उसको रिमूव कर देना है, वरना दोबारा वो बूट कर जाएगा उसी आईएसओ से। अगर आपने यूएसबी के थ्रू इंस्टॉल करें तो यूएसबी को रिमूव कर दें, और अगर आप सीडी लगाई हुई है तो सीडी को रिमूव कर दें। उसके बाद आप अपने ब्राउज़र में जाएं और जो आईपी आपने रखी थी HTTPS के साथ वो आईपी लिखें, और उसके बाद उसकी जो पोर्ट थी कॉलन लगा के वो पोर्ट नंबर दें। डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होती है 8006 होती है इसकी। इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो रूट है, और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था वो पासवर्ड आप दे के इसको लॉग इन कर लेंगे। ये सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा एरर आता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप वैसे इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर कोई ऑनलाइन आपको हेल्प चाहिए हो, लेकिन उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लॉगिन करने के बाद ये इसका फर्स्ट व्यू है। इसमें डेटा सेंटर आता है और डेटा सेंटर के अंदर सारे नोड्स आते हैं। जैसे नोड 3 हमने इंस्टॉल किया था तो नोड 3 यहाँ पे शो हो रहा है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेजेस हैं, जो फर्स्ट हार्ड ड्राइव थी वो यहाँ पे शो कर रहा है। सेकंड वाली शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो हमने लेटर ऑन कॉन्फ़िगर करनी है हाई अवेलेबिलिटी के लिए। यहाँ पे आपको सीपीयू शो हो रहा है, रैम वगैरह शो हो रही है, सिस्टम मॉडल्स वगैरह जो भी हैं, सारी जो सर्वर की समरी होती है यहाँ पे शो होती है। सेकंड इसका शेल है। शेल पे अगर आपने कोई भी कमांड वगैरह यूज़ करनी है, जैसे हमने इसको अपडेट करना है, तो लेटर ऑन हमने देखूंगा कि किस तरह से इसको अपडेट किया जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप इसको अपडेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि जितनी भी इसकी रिपोजिटरीज हैं वो अपडेट हो जाएंगी। आईपी एड्रेस अगर चेंज करना है तो वही वाले ऑप्शन से आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। डीएनएस चेंज करना है तो डीएनएस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसके टाइम वगैरह को सिंक्रोनाइज़ कर लें। जितने भी आप नोड इंस्टॉल करेंगे सबका टाइम सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ जब आप क्लस्टर बना रहे होंगे इसका तो वहाँ पे इशू आएगा। ये सिंक्रोनाइज़ नहीं करेंगे तो क्लस्टर में इशू आएंगे, और हाई अवेलेबिलिटी के जो ऑप्शंस हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए टाइम का सेम होना बहुत ज़रूरी है सारे नोड्स के ऊपर। जितने भी सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे सबका टाइम जोन और टाइम एक जैसा होना चाहिए। ये इसके अपडेट रिपॉजिटरीज़ हैं, यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि ये अप टू डेट होना चाहिए। अगर अप टू डेट नहीं है तो आप इसको इंटरनेट दे के इसको अपडेट कर लें। ये इसकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है। पहली हार्ड ड्राइव जिसके अंदर हमने ये इंस्टॉल किया है वो शो हो रही है, और सेकंड हम हार्ड ड्राइव जो अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं की वो हम लेटर ऑन कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसको भी फिर जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो यहाँ पे शो होगी वो भी। शेल में जाके सबसे पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट की कमांड है apt-get अपडेट। फर्स्ट टाइम ये अपडेट्स को डाउनलोड करता है, और इसके बाद फिर हम दूसरी कमांड चलाएंगे। अगर कोई अपडेट होगी तो वो उस दूसरी कमांड से इंस्टॉल हो जाएगी। वो ऐप apt-get install-y के नाम से है वो कमांड। अगर आपकी कोई अपडेट आई भी होगी तो इससे इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी जो दो नोड्स हैं वो इंस्टॉल किए हैं, मैं उनको भी लॉगिन कर लेता हूँ। और फिर हम इसके बाद क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर क्या होता है कि जितने भी नोड्स होते हैं आपके एक सेम क्लस्टर में आ जाते हैं, और आप किसी भी एक नोड पे रहते हुए सारे नोड्स की कॉन्फ़िगरेशन बआसानी कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी के लिए भी सबसे पहले आपको क्लस्टर ही बनाना होता है, और उसके बाद फिर हाई अवेलेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप चाहें तो क्लस्टर बना लें। अगर आपके पास एक ही सर्वर तो फिर ज़रूरत नहीं है क्लस्टर बनाने की, फिर आप एक ही नोड के ऊपर सारी वीम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीनों का टाइम मैंने सेम कर लिया है, एक जैसा है और सिंक्रोनाइज्ड है। क्लस्टर आप किसी भी सर्वर पे रह के बना सकते हैं, जस्ट दूसरे सर्वर्स को फिर आपको उस क्लस्टर्स को ज्वाइन कराना होता है। तो किसी भी एक नोड्स पे जाके आप डेटा सेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लस्टर पे क्लिक करेंगे,
और फिर क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करके कोई भी क्लस्टर का आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो या जो भी आप रखना चाहें फ्रेंडली नेम, विदाउट स्पेस के और विदाउट किसी सिंबल के आप रख के क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया है। अब दूसरे नोड्स जो होंगे उसको हमने ज्वाइन कराना है इस क्लस्टर के साथ। तो दिस ऊपर ही इन्फॉर्मेशन आ रही है ज्वाइन इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ज्वाइन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस क्लस्टर की। हम इसको इस पूरी जो कोड है इसको कॉपी करेंगे और दूसरे जो हमारे होस्ट हैं वहाँ पे जब क्लस्टर पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक और दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट क्लस्टर का, एक ज्वाइन क्लस्टर का। तो अब हमने क्रिएट तो हमने कर लिया क्लस्टर, अब हमने ज्वाइन कराना है। तो हम दूसरे नोड पे जाके ज्वाइन क्लस्टर पे क्लिक करेंगे और जो कोड है उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है जो पासवर्ड मांग रहा है वो जो जहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हुआ है उस रूट का पासवर्ड हमें देना है। तो उस रूट का पासवर्ड हम देंगे और ज्वाइन क्लस्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा उस क्लस्टर से। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, जो सर्विसेज होती हैं वो रीस्टार्ट होती हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से क्लस्टर वर्क करना शुरू कर देता है। इस तरह आप जितने भी नोट्स हैं, एक नोट्स है या एक से ज़्यादा जितने भी नोट्स हैं, दो नोट्स हैं तो दो पे कर लें, तीन है तो तीन पे कर लें, या तीन से ज़्यादा हैं तो सब पे ये प्रोसेस आपको वन बाय वन जाके करना पड़ेगा। ज्वाइन क्लस्टर का क्रिएट क्लस्टर सिर्फ वन टाइम होता है, ज्वाइन क्लस्टर जितने भी आपके पास नोट्स हैं सब पे जाके आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखें एक ही जगह पे आप तीनों नोट्स शो हो रहे हैं। तो किसी भी नोट्स को आपको लॉगिन करने के बाद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तीनों नोट्स को। अब किसी नोड वन के ऊपर जाके हमने एक इंस्टॉलेशन करनी है कि एक वीएम बनानी है ताकि उसको हम टेस्ट कर सकें प्रॉपरली। तो किसी भी नोड पे आप क्लिक करके उसकी जो स्टोरेज है उसके ऊपर जाएंगे और चूंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आईएसओ के थ्रू इंस्टॉल होता है, तो हम आईएसओ पहले अपलोड कर लेंगे इसके अंदर। तो आप जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ का करना चाहते हो विंडो का आईएसओ अपलोड कर दें, लिनक्स करना चाहते हैं तो लिनक्स का कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडोज़ 2019 सर्वर का एक आईएसओ है, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ ताकि मैं इसके थ्रू अपना वीएम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको इंस्टॉल कर सकूँ। टाइम बचाने के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि ये आईएसओ फटाफट इसके ऊपर अपलोड हो जाए। ओके, यहाँ पे ये मेरा आईएसओ जो है वो अपलोड हो गया इसके अंदर। अब मैं एक नोड वन के ऊपर मैंने आईएसओ अपलोड किया, तो नोड वन पे रहते हुए एक मैं वीएम क्रिएट कर लेता हूँ। तो नोड वन पे राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट वीएम कर लेता हूँ। नाम आप कोई भी फ्रेंडली नेम दे सकते हैं, बस याद रहे कि विदाउट स्पेस आपने वो नेम देना है और कोई सिंबल भी यूज़ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने विंडोज़ का आईओएस अपलोड किया है तो मैं जो टाइप है उसकी वो भी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है आईएसओ इमेज जितने भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे आपको। अभी मैंने 2019 का किया तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे स्टोरेज देनी होगी, तो लोकल स्टोरेज जो है उसकी जिसके ऊपर मेरा प्रॉक्समॉक्स इंस्टॉल हुआ है मैं वही वाली स्टोरेज की लोकेशन फ़िलहाल अभी दे देता हूँ। दोनों जगह पर टीपीएम स्टोरेज के अंदर भी वही दे देता हूँ और ईएफआई स्टोरेज के अंदर भी मैं वही दे देता हूँ। इसकी दो फाइलें बनती हैं, एक हार्ड ड्राइव होती है और दूसरी जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है। इसके बाद जो है वो डिस्क की जो टाइप्स है वो दे देता हूँ। मैं फ़िलहाल मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ डिस्क टाइप, और मैंने जो इसका स्पेस है वो 32 जीबी रखा है। आप चाहें तो बाद में भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं।
सीपीयूज जो आपके हैं, जो सॉकेट्स हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मेरा एक ही सॉकेट है तो मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। और कोर जितने भी आपने देने हैं, जो आपके सीपीयूज के कोर हैं, वो आपके जो नोट की समरी थी वहाँ पे भी आपको शो हो रहा था कि कितने कोर हैं, उस हिसाब से आप इसके भी दे दें। मेमोरी जो होती है इसकी एमबी के हिसाब से होती है, और 1 GB जो होती है आपको पता है 1024 होती है। तो अगर आपने 8 GB रखनी है तो 1024 इंटू 8 आप कर लेंगे तो आपको एक्यूरेट 8 GB की एमबी पता लग जाएगी कितने एमबी होती है। तो 8192 जो है, अगर हम एमबी असाइन करेंगे तो वो 8 GB के इक्वल होगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा नेटवर्क आ गया, जो प्रॉक्सिमॉस जिस नेटवर्क के ऊपर है, मैं ये वीएम भी उसी नेटवर्क पे ही ऊपर ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मैं सेम ही नेटवर्क दे देता हूँ। लेटर ऑन हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे कि नेटवर्क के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मेरी वीएम क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको स्टार्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी शो रही है कि कितने कोर का सीपीयू मैंने इसको दिया है, कितनी हार्ड ड्राइव दी है और कितनी रैम दी है। कंसोल का ऑप्शन ही इसके नीचे समरी के नीचे आ रहा है, तो इसमें क्लिक करके इसका कंसोल ले लेता हूँ। सेम वही प्रोसीजर जैसे आप फिजिकली इंस्टॉलेशन करते हैं, वैसे अब ये वर्चुअली इंस्टॉल हो रहा है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वही प्रोसीजर के थ्रू इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लें। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ और फिर इसको लॉगिन करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि एक लेफ्ट साइड पे पैनल है, इस पर क्लिक करके कंट्रोल आल्ट डिलीट का भी बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लें। और उसके बाद हम इस पर आईपी असाइन कर लेते हैं, ताकि इसको पिंग वगैरह करके प्रॉपर चेक कर लें कि हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है। हमारा जो भी नेटवर्क चल रहा है उसी नेटवर्क के हिसाब से इसको आईपी असाइन कर देते हैं। 192.168.4 का नेटवर्क मेरे पास चल रहा है, तो वही नेटवर्क को लेते हुए मैं इसको आईपी असाइन कर देता हूँ 4.100। और उसके बाद मैं पिंग मार के चेक कर लूँगा एक दफ़ा कि हमारे प्रॉक्समॉक्स के नेटवर्क से प्रॉपर कनेक्ट हो गई है या नहीं हुई है। फायरवॉल में प्रिंटिंग शेयरिंग भी इनेबल कर दूंगा ताकि पिंग करने में कोई इशू ना हो। ओके, हमारी जो वीएम है वो प्रॉपर हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो गई है और पिंग भी कर रही है। ये इस वीएम की सारी कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मेमोरी वगैरह बढ़ानी तो वो भी बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर भी बढ़ा सकते हैं और हार्ड ड्राइव वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर से जो आईएसओ है उसको अनअटैच कर दूंगा, ताकि मैं इस वीएम को माइग्रेट करा सकूं दूसरे जो हमारे नोड हैं उसके ऊपर, ताकि चेक कर लूं कि इस वीएम के कोई मसला तो नहीं हो रहा कि दूसरे नोड के ऊपर माइग्रेशन के दौरान, ताकि जो फर्दर हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इशू ना आए। तो यहाँ जैसे कि आप शो हो रहा है कि माइग्रेशन में मेरे दोनों जो नोड्स हैं वो भी शो हो रहे हैं, नोड 2 और नोड 3। तो माइग्रेशन का प्रोसेस है कुछ इस तरह से। और मैं फिर माइग्रेशन कर लेता हूँ इसको नोड 1 से नोड 2 के अंदर। माइग्रेशन मतलब है कि मूव हो रही है, ये नोड 1 जो हमारा सर्वर है नोड 1, उसके ऊपर से मूव हो रही है सर्वर 2 के ऊपर। तो ये रिसोर्सेज भी मूव हो रही हैं और हार्ड ड्राइव भी मूव हो रही है। लेकिन जब हम अपनी हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ रिसोर्सेज मूव होंगी, क्योंकि हार्ड ड्राइव ऑलरेडी तीनों जो हमारे नोड्स होंगे उसमें सेम होंगी।
तो वहाँ पे बहुत जल्दी हमारी मूवमेंट प्रोसेस भी हो जाएगी और वहाँ पे हम एक सर्वर को डाउन करके भी देख लेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं और इसकी हाई अवेलेबिलिटी करते हैं इसकी वीडियो पार्ट 2 के अंदर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।